So hi Tibbies, this is Karsh and welcome back in another episode of Go Gossipy। So आज के इस वाले एपिसोड में मैं गेस्ट के तौर पर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ अजीत कुमार सर को, जो कि गैजेट ज्ञान यूट्यूब चैनल से हैं। So आज के इस वाले एपिसोड में इनके सारे सीक्रेट्स हम स्पिल कराने की कोशिश करेंगे। अजीत सर, आप रेडी हो तो इंट्रोडक्शन दे दो अपना और अपने चैनल का। श्योर। हाय, मेरा नाम अजीत है, जैसे आप में से कुछ लोग जानते होंगे। और बेसिकली मैं गैजेट ज्ञान मेरा चैनल है जो कि टेक से रिलेटेड है। आई एम 33 ईयर्स ओल्ड और पिछले 4 साल से यूट्यूब के साथ जुड़ा हुआ हूँ। टेक से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ओके, सो वेरी स्वीट एंड सिंपल इंट्रोडक्शन। सो आज इस सिंपल नोट पर इस वाले पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे होंगे इस वाले पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि मैंने अराउंड 3 या 4 दिन पहले से आपको बता के रखा था कि मैं काफ़ी सारे गेस्ट को कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। स्टार्ट करेंगे अपनी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ को। फिर उससे पहले यार लाइक ज़रूर से कर दो आज के इस वाले वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है इस तरह के वेबकास्ट बनाने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं इस वाले पॉडकास्ट को क्वेश्चन नंबर 1 से। सो जैसा कि हमारे पूरे पॉडकास्ट में होता है कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द जर्नी बिगिनिंग, क्योंकि बिगिनिंग सबसे बड़ा पॉइंट होता है। क्योंकि पहले 100 सब्सक्राइबर और पहले 1000 सब्सक्राइबर पार करने में जो मेहनत लगता है ना, वो 10,000 से 20,000 जाने में भी नहीं लगता। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जब ये स्टार्ट किया था यूट्यूब, तो किस तरह से आपने स्टार्ट किया, क्या मोटिव आप लेकर चले थे, एंड किस तरह से आपने अपने फर्स्ट 100 और 1000 सब्सक्राइबर्स पार किए? सी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस। मैंने स्टार्ट किया था नवंबर 2016 में अपने चैनल को, और शुरुआत करने का एक ही रीज़न था, क्योंकि मैं एक रेगुलर जॉब करता था और मुझे कुछ हट करके करना था। और ऐसा नहीं था कि YouTube पे ही मैंने पहली बार ये चीज़ किया, इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हुए थे। बट मुझे लगा कि YouTube एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और जियो उस वक्त बूम पे था। हाँ। तो मुझे लगा कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और हमें यहाँ पे कुछ कोशिश करना चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ऑनेस्टी और जो ओरिजिनलिटी चाहिए थी वो मिसिंग था। तो मैं इन चीज़ों को लेकर के आना चाहता था। एंड आई नो कि जब ओरिजिनलिटी आप लाना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं होता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ एंड द जर्नी इज़ स्टिल गोइंग ऑन। ओके, सो जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट 100 और फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आपने ये सब कैसे कंप्लीट किया? इनिशियली जब मैंने शुरुआत किया था तो शायद 5 व्यूज़ भी आना एक बहुत बड़ा टास्क था, और 5 व्यूज़ भी अगर आ जाए तो शायद उसमें भी 2-3 व्यूज़ मेरे खुद के होते थे। ओके, बिकॉज एक एक्साइटमेंट रहती थी। तो इनिशियली मुझे 100 सब्सक्राइबर्स होने में काफ़ी वक्त लग गया, ऑलमोस्ट 2 महीने जितने मुझे लग गए 100 सब्सक्राइबर्स करने में, जिसमें से लगभग 30-40 लोग तो मेरे दोस्त थे, मेरे रिलेटिव्स वाले थे, और उनके थ्रू कराया। बट इनिशियली काफ़ी ज़्यादा टफ़ होता है, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और आपको बहुत सारा काम करना होता है, मेहनत करना होता है, फिर लोग आपको धीरे धीरे जानने लगते हैं। तो इनिशियली फर्स्ट अगर मैं 100 सब्सक्राइबर्स की बात करूं तो मुझे 2 महीने लग गया, और 10,000 सब्सक्राइबर्स की बात करूं तो काफ़ी अच्छा लंबा टाइम लग गया। ऑलमोस्ट मुझे लगभग नहीं भी तो 1 साल जितना मुझे लग गया, क्योंकि जब शुरुआत की थी कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे उसी फेज़ में 2016 के दरमियान में काफ़ी सारे नए यूट्यूबर्स आ गए, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई था। तो 10,000 के लिए मुझे काफ़ी अच्छा ज़्यादा वक्त लग गया। ओके, सो जैसा कि आपको पता चला कि स्टार्टिंग फेज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ये जो स्टार्टिंग फेज़ होता है, इसमें केवल सब्सक्राइबर्स बढ़ाना ही मुश्किल नहीं होती, असली मुश्किल होती है मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को कंप्लीट करना। तो क्या जब आपने चैनल स्टार्ट किया था तब 4000 आवर जैसा कोई क्राइटेरिया अवेलेबल था? जी नहीं, सबसे अच्छी प्लस पॉइंट ये थी उत्कर्ष कि हमारे समय पे हमें मोनेटाइजेशन रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। जब मैंने चैनल शुरुआत किया था तो पहले दिन से मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल था। हाँ, नो डाउट कुछ सेंट्स आते थे, 0.001 ऐसे इनकम होती थी हमारी, बट फ्रॉम द डे फर्स्ट हमारा मोनेटाइजेशन इनेबल्ड था और हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती थी। इट वॉज़ वेरी सिंपल। अगर आपके $100 हो जाते थे तो फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था। तो मोनेटाइजेशन से रिलेटेड उतना कुछ टफ नहीं था हमारे टाइम पे जब हमने शुरुआत किया था यूट्यूब पे। ओके,
सो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया की तो दिक्कत थी नहीं, लेकिन आप लोग अगर सोच रहे हो कि बस इतने से सब कुछ हो गया, यार ऐसे नहीं होता है। इसके बीच में बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आते हैं जो कि आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। कई बार तो ऐसे हेट कमेंट्स आते हैं जिसको सुनकर ऐसा लगता है कई बार कि यूट्यूब छोड़ दिया जाए, ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो क्या आपने हेट कमेंट्स से डील किया है, और किया ही होगा ऑब्वियसली, तो किस तरह से आपने रिएक्ट किया उस टाइम पर? सबसे पहली बात बोलूँ तो ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ और मैंने काफ़ी जगह पे और मल्टीनेशनल कंपनीज़ पे भी मैंने काम किया हुआ है। तो मुझे पता था कि हेटर्स के साथ मुझे कैसे यहाँ पे हैंडल करना है। हाँ, इनिशियली मेरे पास हेटर्स नहीं थे, लेकिन जैसे मेरे पास 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो हेटर्स बिल्ड होना शुरू हो गया। और शुरुआती टाइम पे कितना भी है, ह्यूमन बीइंग है, अपने सेंटिमेंट्स हैं, तो प्रॉब्लम होती है, थोड़ा दुख लगता है जब आपको कोई उल्टी सीधी चीज़ें बोल के चला जाता है। बट फोकस्ड था, मैं कंप्लीट फोकस था कि मुझे मेरा मेन एम ये नहीं है, मेरा मेन एम है इस पे सक्सेस होना और लोगों को सही जानकारी देना। डिमोटिवेट होता था, वापस से वर्कआउट करता था, छोड़ता था। मैं यही सोच के चलता था कि भगवान ने 2 कान दिए हैं, अच्छी चीज़ों को दिमाग के बीच में रखो, बाकी चीज़ों को कान से बाहर निकाल दो। और ये फंडे को लेकर के मैं आगे बढ़ता ही गया। ये काफ़ी अच्छा मूव है। जब आपको हेटरेट कमेंट्स आए, बिलीव इन योर सेल्फ एंड सेल्फ मोटिवेटेड रहना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपकी प्रोग्रेस के लिए। फ़िलहाल में हम आगे बढ़ते हुए कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्ट्रगल्स केवल इतने होते हैं, और स्ट्रगल्स इसके अलावा भी आउट ऑफ द बॉक्स आने की कोशिश नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ गए होंगे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। सो स्ट्रगल्स में एक पार्ट होता है फैमिली का भी, क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपके साथ खड़ा होता है कि हर चीज़ में, तो वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटिंग हो जाता है। बट अगर आपकी फैमिली ही आपके साथ ना हो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है। क्या आपको कोई ऐसी दिक्कत आई है? ट्रस्ट मी उत्कर्ष, ऐसी तो दिक्कत नहीं आई, बिकॉज ऑलरेडी आई एम ए रिस्पॉन्सिबल फादर एज वेल, और जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की। तो सब लोग एक उम्मीद थी कि हाँ, जो भी कर रहा है कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, सपोर्ट रहा, बट डाउन दी लाइन एक बार मुझे सुनने को मिल गया था, क्योंकि मेरा पेमेंट बहुत लंबे टाइम के बाद आया था। तो आप करते क्या हो कमरे में बंद होकर के 3-3 4-4 घंटे, और इतना लंबा समय देते हो और कुछ मिलता तो है नहीं इनकम। तो ऐसा चीज़ मिला था। बट हाँ, कहीं ना कहीं सपोर्ट ज़रूर था मेरे फैमिली की तरफ से। वो एवरी टाइम उसके ऊपर थे, और वो पूछते भी थे। मेरी मदर भी पूछा करती थी मुझसे कि कैसा चल रहा है, कैसा काम कर रहे हो, क्या लोग देख रहे हैं तुम्हारे वीडियोज़ को, नहीं देख रहे हैं। तो आई स्टिल बिलीव कि सपोर्ट था। ओके, सो फैमिली सपोर्ट था, ये काफ़ी अच्छी बात होती है। और जब आप एक अच्छी अपब्रिंगिंग से बिलोंग करते हो, जब आपकी फैमिली ऐसी जगह से बिलोंग करती है जो कि आपको सपोर्ट करने में आपके साथ है, सो फिर सारी की सारी मुश्किल आधी हो जाती हैं, एंड आप आपके फैमिली के साथ भी ट्रस्ट करते हो। बट कहीं ना कहीं वहाँ पर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आ जाती है कि अब आपकी फैमिली भी आपके साथ है, आपके साथ कोई और दिक्कत नहीं आ रही। फिर आप सोचते हो कि आप कैसे कंटेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव करो। इनिशियल डेज़ में आपने क्या इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं, एंड आपने कैसे अपने कंटेंट को और ज़्यादा बेटर बनाया? बहुत सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो जब मैंने शुरू किया था, ट्राइपॉड आई एम नॉट श्योर कि मिलता था कि नहीं मिलता था, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे मैंने ढूंढा था तो मुझे कहीं पर भी ट्राइपॉड नहीं मिला। और उस वक्त बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, तो वो लोग इंपोर्ट करके मंगाते थे। क्या तरीका था मुझे नहीं पता था, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी रखना चाहूँगा इस चीज़ में। तो काफ़ी बार जब भी मुझे वीडियो शूट करना होता था तो या तो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट लेता था कि भाई आप कैमरा मोबाइल पकड़ो आप, क्योंकि DSLR भी नहीं था, मैंने शुरुआत मोबाइल से ही किया था रिकॉर्डिंग। तो मोबाइल वो हाथ से पकड़ते थे और वीडियोस को शूट करते थे, या फिर काफ़ी बार मैं कहीं दीवार पे, शेल्फ पे, कहीं पर भी मोबाइल को अटका करके अपने वीडियोस को शूट करता था। तो स्ट्रगल इनिशियल फेज़ में बहुत रहता है, और उसके साथ ये भी रहती है कि जब आप इतना मेहनत करके, क्योंकि कोई भी कंटेंट आज के टाइम पे अगर बनता है, मैं टेक से रिलेटेड हूँ तो मैं टेक का आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, दूसरे का मुझे नहीं पता। बट टेक में ऐसा होता है कि आप कुछ भी जब शूट करते हैं या फिर कोई भी रिव्यू करते हैं तो बहुत सारा रिसर्च करना होता है। तो 3-4 घंटे समय देने के बाद फिर वो चीज़ अगर रिस्पॉन्स ना मिले तो उसकी वजह से भी पंगे आते थे। बट बेसिकली इनिशियल डेज़ में स्ट्रगल तो रहता ही रहता है, और वो चीज़ आपको मान के चलना होगा कि अगर आपको सक्सेस होना है तो इन चीज़ों को आपको पार करना होगा। और पार करने के लिए यही चीज़ है कि आपको बहुत मेहनत करना होगा, जिसका कोई हिसाब नहीं होता है, बहुत बहुत ज़्यादा करना होगा। ओके, सो मेहनत काफ़ी ज़्यादा होता है। एक अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि मैंने एक टेक कैटेगरी में काम किया है,
तो जब भी आप एक छोटा सा भी सिनेमैटिक लेते हो, टू द व्यूअर्स आई एम सेइंग दैट कि छोटा सा सिनेमैटिक वीडियो में भी कभी कभी 2-2 घंटा लग जाता है कि एक अच्छा बी रोल आ जाए, एक अच्छा शॉट आ जाए, जिससे कि मैं कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दे पाऊँ अपने जितने भी ऑडियंस या व्यूअर्स हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। इस वाले नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे थोड़ा सा पास्ट की, कि जैसे सर ने स्टार्ट किया उस टाइम स्ट्रगल्स फेस किए, उसके अलावा हेट कमेंट्स भी फेस किए। उस टाइम पर जो अर्निंग थी या उस टाइम पर जो आपकी सिचुएशन थी, उससे अब से सिचुएशन में कितना फ़र्क आया है, एंड क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है जो आपने गेन किया इतने सारे ईयर्स में? राइट, ये एक अच्छा सवाल है, बिकॉज जब मैंने शुरुआत किया था तो मैंने आपको पहले बताया कि मेरे कुछ सेंट्स बनते थे, डॉलर्स भी नहीं बनते थे। तो उस वक्त ऐसा था क्योंकि डिजिटल मीडिया अगर हम बात करें या डिजिटल मार्केट की बात करें तो उस वक्त वो ग्रोइंग स्टेज में था, उतने ज़्यादा ब्रांड्स नहीं थे अवेलेबल। इनफैक्ट जो एडवर्टीजमेंट चलते थे तो अगर आप 10 बार वीडियो कोई देख रहा है तो मुश्किल से 2 या 3 बार ही ऐड चलते थे आपके वीडियोज़ पे, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली हर 10 के 10 वीडियोज़ पे चल रहे हैं। बट वही आज मैं अगर बात करूं तो कितने सारे ऐसे कंपनीज एग्जिस्ट कर चुके हैं मार्केट में जो कि अपने एडवर्टीजमेंट्स करा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। अब आपके आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो एक ऐड तो दूर की बात है, आपके वीडियोस में मल्टीपल एड्स चलते हैं। अब यूट्यूब ने भी बहुत सारी चेंजेस कर दिए हैं, तो एड्स का भरमार हो चुका है। तो बट ऑब्वियस है कि उस समय के दरमियान से लेकर के अभी तक अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे अगर कोई नया आता है तो स्ट्रगल भी उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन आपका एक के साथ नहीं है, काफ़ी सारे लोगों के साथ है। कुछ इसी तरह की चीज़ें फेस करता है एक नया यूट्यूबर जब भी मार्केट में एंटर करता है। और यहाँ पर जितने ज़्यादा ही ब्रांड्स हैं उतनी ही ज़्यादा सबकी अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं। अगर आप उस प्रेफरेंस लिस्ट में मैटर नहीं करते तो ब्रांड्स आपको कैचअप नहीं करेंगे, एंड आप जो सोच कर आए हो वो शायद आप कंफर्म नहीं कर पाओ। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगे बट आप कंफर्म नहीं कर सकते, ऐसा किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है यूट्यूब पे। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट अप में। जैसे कि आपने बात करी ब्रांड्स की, तो एज अ रिव्यूअर कभी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ब्रांड के तरफ थोड़ा सा बायस्ड हो गए हो, या थोड़ा सा आपका जो ट्रू सेगमेंट है टेक रिव्यूअर का वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस उत्कर्ष, ऐसा था कि जब मैंने शुरुआत किया था तो पहली बात तो स्पॉन्सर्स या ब्रांड्स की अगर हम बात करें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप स्पॉन्सर्स या ब्रांड्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, सही जी? तो स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स ऐसे हैं कि शुरुआती दिनों में तो आपको मिलते नहीं हैं, और हर यूट्यूबर का एक सपना होता है कि उनके पास कोई स्पॉन्सर आए या फिर कोई ब्रांड उनके साथ आके कोलैबोरेट करे। मेरे साथ भी हुआ। बट सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आज मैं जहाँ पर भी हूँ ये मेरे ऑनेस्टी की वजह से ही है। मेरे जितने भी वीडियोज़ वायरल हुए या फिर लोगों ने ज़्यादा प्यार दिया, उसका एक ही कारण था, ऑनेस्टी। तो मैं ऑनेस्टी को ही फंडा मान के चलता हूँ, और मुझे पता है कि सही रास्ते पे चलने में बहुत तकलीफ़ है, कठिनाइयाँ हैं, इतना आसान नहीं होने वाला है, बहुत चीज़ें मुझे हैंडल करनी होगी, बहुत चीज़ों के साथ मुझे यहाँ कोप अप करना होगा। बट हाँ, ऑनेस्टी को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि ऑनेस्टी ही मेरा मेन टॉपिक है, या फिर ऑनेस्टी ही मेरी मेन कंसर्न है जिसको मैं ले करके चलना चाहता हूँ। और आने वाले टाइम पे भी कोई भी ब्रांड हो वो कभी नहीं बदलेगा। इनफैक्ट काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ मेरी बात भी हुई थी पास्ट में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनेस्टी मेरे पास नहीं आए और मैंने उनको कंसीडर भी नहीं किया। ओके, इस तरह से जैसे आपने सुना कि जब आप एक रिव्यूअर होते हो तो आपको अनबायस्ड होकर काम करना पड़ता है। आप कई सारे रिव्यूअर पैसे के लिए पता नहीं क्यों बिक जाते हैं, लेकिन ऐसा सभी आप अगर ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि आपकी ऑनेस्टी ही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनती है एक टाइम पर। अभी फ़िलहाल बात करते हैं न्यू यूट्यूबर्स की, क्योंकि काफ़ी सारे ग्रोइंग बर्ड्स आप देख रहे हो यूट्यूब पे। तो आप क्या करना चाहोगे? मतलब ऐसा मेरा एक क्वेश्चन है कि जब भी एक नया यूट्यूबर मार्केट में आता है यानी यूट्यूब पे आता है, तो आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिसको उसको ध्यान रखना चाहिए? एनी 3 और 4 पॉइंट जो भी आपको सही लगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि यंग जनरेशन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यूट्यूब पे। अगर हम बात करें 15 से लेकर के 20 साल 25 साल के एज ग्रुप के बहुत सारे लोग आ रहे हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा ये मानना है 125 करोड़ की आबादी है, अगर 5-10 लाख इन्फ्लुएंसर्स इंडिया में हो भी जाते हैं तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी भी मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट है तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंस रखता है आपके करियर का, आपकी पढ़ाई।
क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो या चैनल अगर बनाते हैं तो यहाँ पर आपकी पढ़ाई ही आपको काम देने वाली है। आप गूगल करके चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन करने के लिए भी आपके पास बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हैं तो अपने करंट एग्जिस्टिंग स्टडीज़ को हैम्पर बिल्कुल भी मत होने दीजिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो आपको ज्ञान दे सकती है या आपको जो सोर्स ऑफ इनकम जो आपके लिए क्रिएट कर सकता है, नो डाउट यूट्यूब पे भी पैसा है, लेकिन एजुकेशन इज़ द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बिकम सक्सेसफुल किसी भी फील्ड के लिए, चाहे यूट्यूब ही क्यों ना हो या कुछ भी। और दूसरी चीज़ कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी। कंसिस्टेंसी अगर आपने नहीं रखा है तो यहाँ पर आपके लिए ये जगह किसी भी काम की नहीं है। तीसरी चीज़, अगर पैसा ही सोच करके आ रहे हैं कि मैं आऊँगा और मुझे पैसे पहले दिन से मिलने लगेगा या डाउन द लाइन 6 मंथ्स में मैं पैसे बनाने लगूँगा, तो ट्रस्ट मी आप मुंह के बल गिरेंगे और आप भाग जाएंगे छोड़ करके, या फिर आप शॉर्टकट्स ढूंढते रहेंगे कि ये चैनल नहीं चला, चलो दूसरा बना लेते हैं, दूसरा नहीं चला तीसरा बना लेते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने आप पर भरोसा रखना। अपने आप पर अगर आप भरोसा रखिएगा तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये तो शुरुआती दिनों की तो प्रॉब्लम्स अलग है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा उसके साथ और भी प्रॉब्लम्स आती जाएगी आपके साथ। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रख करके ही आगे बढ़ना है, और सबसे बड़ा चीज़ अपने आप पर भरोसा रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे कि सर ने बताया कि जब भी आप किसी भी फील्ड पर जाते हो, नॉट एग्जैक्टली यूट्यूब, बट आप जब भी किसी भी फील्ड पर जाते हो, सेल्फ मोटिवेशन एंड अपने ऊपर विश्वास और अपने ऊपर भरोसा रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू प्रोग्रेस इन लाइफ, टू ग्रो इन लाइफ। सो यूजुअली जैसे जब आपने चैनल स्टार्ट किया, मैं आपके चैनल की बात कर रहा हूँ, तो आपका कंटेंट शुरू से ही हिंदी में रहा है। एज़ पर हिंदी ऑडियंस मैं ये नहीं कहूँगा कम है, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा फेस हुआ है कि भाई लैंग्वेज बैरियर आ रहा हो या लैंग्वेज के कारण आपकी ग्रोथ रुक गई हो? इसका एक बहुत अच्छा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर लैंग्वेज बैरियर होता और अगर हिंदी सेगमेंट की अगर हम बात करें, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कितने सारे फॉरेनर्स आकर के इंडिया में बसे हुए हैं और वो यहाँ पर व्लॉगिंग करते हैं या फिर यूट्यूब पे वर्कआउट करते हैं। तो हिंदी अगर हम बात करें तो हिंदी हमारी जो लैंग्वेज है, ये सबसे बड़ा पावरफुल सोर्स है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी भाषा है जो सब लोग समझते हैं। जो बंदा इंग्लिश बोलता है वो तो समझता ही है, और जिसकी हिंदी लैंग्वेज है वो तो समझता है। हाँ, बीच में मुझे ख्याल आया था कि मैं इंग्लिश कंटेंट बनाऊं, और मैंने इंग्लिश कंटेंट के लिए मेरा एक चैनल भी था, गैजेट टेक फ्रीक करके, बट अनफॉर्चुनेटली मैं काम नहीं कर पाया, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक चैनल को इज्जत से हैंडल करना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आप मल्टीपल चैनल्स चलाने के लिए आप अकेले नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी और बहुत लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो हिंदी आई स्टिल बिलीव कि एक बैरियर नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एक निगेटिविटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा वायरल होती है। आप जितनी भी चीज़ें देख लो मार्केट में, जितनी भी निगेटिव चीज़ें सबसे ज़्यादा वायरल होती है, पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती है। तो स्लोली ग्रेजुअली समय लगता है, बट आई स्टिल बिलीव आई एम ऑन द राइट ट्रैक, और कोई गलत डिसीजन भी नहीं है, और हिंदी इज़ स्टिल ए गुड चॉइस अगर आप उसके थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं तो। ओके, सो जैसा कि आपने सुना, लैंग्वेज बैरियर्स कभी नहीं आएंगे अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, बिलीव इन योर लैंग्वेज एंड बिलीव इन हिंदी। सो आप हो सकता है कि आपको थोड़ा मतलब ऐसा लगे कि भाई इंग्लिश ज़्यादा बेटर है, बट जैसा कि आप समझते हो इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब पे चाइना नहीं है, तो इंडिया ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन जाता है। सो आप हिंदी में कंटेंट बनाओ एंड यू विल बी ऑल राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा अलग लेकर चलता हूँ, मतलब अदर देन योर चैनल। अगर हम बात करें आपके और मेरे चैनल के बारे में, क्योंकि मेरी भी मोस्ट ऑफ द परसेंट ऑडियंस OnePlus Nord स्मार्टफोन से आई थी, एंड मैंने आपका भी रिसेंट देखा तो OnePlus Nord पर आपका काफ़ी अच्छा एंगेजमेंट है। सो अगर आप को जैसे OnePlus Nord से कोई भी यूज़र देख रहा हो इस वाले वीडियो को, तो आप Android 11 या उसके अलावा क्या कहना चाहेंगे कि भाई OnePlus Nord का Android 11 अपडेट, OxygenOS 11 अपडेट, क्या कुछ उसके लीक्स आपके पास अवेलेबल है? एंड्रॉयड 11 की अगर हम बात करें तो एंड्रॉयड 11 ऐसा है जो कि सभी लोग ईगरली वेट कर रहे हैं, क्योंकि एंड्रॉयड 11 सिक्योरिटी पर्पस के मामले में सबसे ज़्यादा टॉप रहने वाला है। वह एंड्रॉयड 11 की अगर हम बात करें तो आपको जल्द ही, आई बिलीव आपको दिसंबर एंड या फिर जनवरी तक में आपको OnePlus Nord में मिल जाएगा। और OnePlus नो डाउट काफ़ी क्विक है अपडेट्स पुश करने में। और जहाँ तक OnePlus Nord की अगर हम बात करें तो OnePlus Nord नो डाउट
अगर हम 700 सीरीज़ की बात करें तो 765G जो प्रोसेसर है वो काफ़ी बेहतर प्रोसेसर है और 5G को भी सपोर्ट करता है। वहीं उसके कंपैरेटिवली एक और प्रोसेसर आ रहा है 750G क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का। बट OnePlus Nord की अगर हम बात करें तो अगर यूज़र्स एंड्रॉयड 11 के लिए वेट कर रहे हैं तो आप वेट कीजिए, जनवरी तक आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और अगर बजट है 30,000 तक का, उसके ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, तो आई विल स्टिल प्रेफर कि OnePlus Nord लीजिए, क्योंकि मेरा भी प्राइमरी फ़ोन वही है। मैंने काफ़ी दिन Redmi फ़ोन्स इस्तेमाल किया और Realme के, और फाइनली भी जाके Nord पे मैं स्टिक हो गया हूँ। ओके, सो मैंने भी जो है OnePlus Nord को ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए प्राइमरीली यूज़ किया था, एंड उसके बाद हमारे चैनल पर, जैसा कि यूज़र्स जानते हैं, हमने गिव अवे कर दिया था, और उसी के बाद से काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मैंने गेन किए थे, इसीलिए जस्ट मैंने पूछा आपसे। सो अभी यहाँ पर हमारा सेगमेंट कंप्लीट होता है, सेकंड सेगमेंट, जो कि 20 मिनट्स का होता है। अब हम बात करते हैं कुछ अनदर देन यूट्यूब की, यानी जैसे आपका अभी हमने पास्ट पोजीशन की बात कर ली, फिर हमने आपके यूट्यूब चैनल की करंट ग्रोथ की बात कर ली, तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट की एंड फ्यूचर की। सो उस सेगमेंट में मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रेजेंटली क्या आप अपने चैनल को एज अ ब्रांड देखते हैं, और अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? सबसे बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर किसी भी चीज़ को एज ए ब्रांड देखना या नहीं देखना, वो आपका नज़रिया डिसाइड करता है कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं। जैसे कि अगर हम किसी की बात करें डीमोटिवेट या मोटिवेट होने की, तो डीमोटिवेट या मोटिवेट आपको सामने वाले करते हैं, या आपको मोटिवेट भी सामने वाले कराते हैं। बट हर लोगों का अपना अपना नज़रिया होता है। मैं डीमोटिवेट भी खुद से होता हूँ और मोटिवेट भी खुद से ही होता हूँ। सो सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर ब्रांड के तौर पे अगर देखना हो तो बट ऑब्वियस है कि जब मैंने ये शुरुआत की चैनल, तो मेरा मेन कंसर्न और मेजर कंसर्न था कि मैं इसको ब्रांड के तौर पे ही लेके जाना चाहता हूँ। इसकी वजह से मैंने कभी भी क्रिंज या फिर कोई भी घटिया चीज़ों का मैंने रिव्यू नहीं किया, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशंस मैंने पास ऑन नहीं किए। जितने भी वीडियोज़ मैंने बनाए सभी के सभी बहुत ही रिसर्च करने के बाद बनाए। उत्कर्ष भाई, आप मानोगे नहीं, एवरी वीडियोज़ पे मैं रफली 4 to 4.5 आवर्स में देता हूँ। तो मैं ब्रांड के तौर पे ही देख रहा हूँ, इसकी वजह से मैं वैसे क्वालिटी कंटेंट्स भी डालते रहता हूँ। ओके, सो जैसा आपने बताया कि आप एज अ ब्रांड लेकर चलना चाहते हैं अपने चैनल को, और आप में से अगर कोई व्यूअर खुद एक यूट्यूबर है तो मेक श्योर कि आप हमेशा से ऐसा क्वालिटी कंटेंट दे। आई डोंट मीन क्वालिटी लाइक आप DSLR से वीडियो शूट कर रहे हो, आपके कंटेंट में वो दम होना चाहिए कि जिससे आप पर लोग ट्रस्ट करें। एंड अगर आप बोलो कि OnePlus Nord एक अच्छा स्मार्टफोन है, तो सामने वाला जाकर उसको सीधा परचेस कर ले कि हाँ भाई, इस बंदे ने बताया तो सही ही बताया होगा। कुछ इस तरह का ब्रांड क्वालिटीज़ आपको अपने चैनल पे लाना है। अब एज अ ब्रांड तो आप देख रहे हो, इस तरह से अगर आप करते हैं, इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि नंबर्स से रिलेटेड होते हैं। कभी आपने सोचा है कि नंबर्स वगैरह किसी यूट्यूबर के लिए मैटर करना चाहिए, या डू यू बिलीव इन नंबर्स फॉर योर चैनल? एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप यूट्यूब पे आते हैं, उत्कर्ष आप भाई, आपका सबसे पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं। जब आपने चैनल शुरू किया होगा तो बट ऑब्वियस है कि आपने 0 से स्टार्ट किया होगा, राइट? और आज के टाइम पे आपके पास 10,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ट्रस्ट बिलीव किया, गेन किया, तब जाकर के आपके साथ लोग जुड़े। तो नंबर्स मैटर करते हैं, बट नंबर्स उतना भी मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपका कंटेंट में दम रहेगा और लोगों का धीरे धीरे आप पर जब ट्रस्ट होने लगेगा, तो नंबर्स खुद ही ऊपर भागते हैं। आपको भगाना नहीं होता है अपने नंबर्स को, आपके नंबर्स को पब्लिक भगाती है। आपको जो सपोर्ट मिलता है, आपको जो प्यार मिलता है, वो लोग भगाते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं आगे भगाने में। तो अगर मैं अपनी ही बात करूं तो जब भी मैंने वीडियोस शुरुआत किया, या फिर मैं डीमोटिवेट होता था या मोटिवेट, आप भी एक यूट्यूबर हैं, आपको भी अच्छे से ये चीज़ आइडिया होगा कि काफ़ी बार अगर आप 2 दिन 4 दिन वीडियोस नहीं डालिए डीमोटिवेट होकर के, तो सामने आपके ऐसे फैंस होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं। मैं तो फैमिली मेम्बर्स ही बोलता हूँ सारे अपने सब्सक्राइबर्स को, बिकॉज वो एक परिवार का हिस्सा ही है, क्योंकि हम रोज़ उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो वो मैसेजेस ड्रॉप करना शुरू करते हैं, और वहाँ से आपको फिर से एक स्पार्क मिलता है कि नहीं, मुझे काम करना चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। ओके, सो नंबर्स मैटर करते हैं, बट साथ ही साथ ये भी याद रखना होगा हर एक उस व्यूअर को जो उसको मैं बता रहा हूँ, एज अ यूट्यूबर आपको हमेशा अपने नंबर्स को, यानी अपने सब्सक्राइबर्स को एक एक पर्सन के तौर पर देखना पड़ेगा। वो केवल कोई नंबर नहीं है, यानी 10,000 में 1 में 4 0 ऐसा नहीं है। वो सारे एक एक पर्सन है जो आपके ट्रस्ट के कारण, आपके बॉन्ड के कारण आपके साथ जुड़े हैं। सो उनका भी आपको ख्याल रखना है। ये बिल्कुल सही बोला आपने।
और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये होती है कि आपको बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ता है, क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं, आप उनका भरोसा तोड़ नहीं सकते। एक भरोसा तोड़ना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। सो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा इफ़ यू हैव सब्सक्राइबर्स। सो करेंट पोजीशन की हमने बात की पास्ट के बारे में। सो एज अ चैनल, जब आप अपने चैनल को देखते हो, अब क्रिएटर के तौर पर देखो या ओनर के तौर पर देखो, बट जब आप अपने चैनल को देखते हो तो आपको क्या लगता है कि इसकी फ्यूचर स्टैंडिंग्स क्या होंगी, एंड डू यू बिलीव कि फ्यूचर में आपका जो चैनल है वो एज इन सारी ही चीज़ों में प्रोग्रेस करेगा, वो भी डेफिशिएंट तरीके से जिस तरह से अभी वो रन कर रहा है? देखिए, इस चीज़ में मैं बहुत, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे लाइफ के साथ मैंने अपने हमेशा इम्प्लीमेंट किया है। अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, या फिर ये जो वीडियो जहाँ जाने वाला है वो है यूट्यूब। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पब्लिक डिसाइड करती है कि आपको हीरो बनाना है या फिर आपको ज़ीरो बनाना है। समझ रहे हैं? तो ये ऐसी चीज़ है कि मैं इन चीज़ों को मैटर नहीं करता हूँ। मेरा हमेशा से कंसर्न एक ही रहता है, क्वालिटी कंटेंट और अच्छा जानकारी देना। क्योंकि कोई भी वीडियोस मैं अगर देता हूँ तो सही जानकारी देना है। हाँ, काफ़ी बार कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बट वो मैटर कर सकता है कि आपका यूसेज कैसा है, क्योंकि मेरा टेक से रिलेटेड चैनल है। कैसे आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके यूसेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अलग अलग तरीके होते हैं। बट जहाँ तक रहती है इन फ्यूचर एज ए ग्रोथ या फिर एज ए करियर, या फिर अगर हम देखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पे, तो कम्प्लीटली ये पब्लिक और व्यूअर पे डिपेंड करता है। आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लीजिए, अगर आपको पब्लिक से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर प्यार नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा बिटर ट्रुथ है और इसको कोई झुठला नहीं सकता है। तो कम्प्लीटली ट्रस्ट, प्यार, यही मैटर करता है कि आप सही रास्ते पे चलिए और लोग आपको आपके साथ फॉलो करें और आपको सपोर्ट करते रहें। एग्जैक्टली जैसा कि आपने कहा कि फ्यूचर ग्रोथ या आप डिसाइड नहीं करते, या कोई क्रिएटर डिसाइड नहीं करता कि उसका चैनल कैसे रन कर रहा है एंड कैसे करेगा। ये सारा कुछ ऑडियंस पर डिपेंड करता है। सो आपको क्या लगता है कि अब एक यूट्यूबर जो कि रीसेंट यूट्यूबर बना है, या कोई नया यूट्यूबर है जिसने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, तो अपनी पब्लिक को इंगेज करके रखने या फ्यूचर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने के लिए उनको किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? देखिए, एंगेजमेंट एक अलग चीज़ है, सब्सक्राइबर एक अलग चीज़ है, और अगर हम बात करें व्यूवरशिप एक अलग चीज़ है। ये तीनों अलग अलग चीज़ है। एंगेजमेंट तभी होगा जब एक बॉन्ड, एक कनेक्शन होगा आपके व्यूवर्स के साथ, तभी वो एंगेजमेंट होगी। अगर आप वो बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो आपका एंगेजमेंट नहीं होगा। तो उस बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए तो आपको पहले कंसिस्टेंटली काम करना होगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको सत्य बोलना होगा, और सत्य बोलना आपको बहुत भारी पड़ेगा। आपको बहुत सारे हेट्स लेने होंगे, बिकॉज़ एक सीधी सी चीज़ है, जैसे कि मैं टेक का करता हूँ। अब टेक में ऐसा होता है कि जो भी बंदा जो फ़ोन या डिवाइस यूज़ कर रहा होता है, उसकी अगर आप बड़ाई करें तो काफ़ी अच्छा लगता है कि मैंने लिया है, मैं गलत नहीं हूँ, इस बंदे ने भी सही बोला है, रिव्यूअर भी सही बोल रहा है। लेकिन वहीं अगर आप एक सत्य, जब आप एक सही चीज़ करते हैं और अगर आप बोलते हैं कि नहीं, इस फ़ोन में ये फॉल्ट है, और वो फ़ोन अगर धड़ल्ले से बहुत बिका है, तो आप हेट लेने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है आपके व्यूअर्स की, वो वही आएंगे जो आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, जिनके पास वो डिवाइस है। और फिर ये सवाल आता है कि भाई, हमने ख़रीदा है, हम गलत कहाँ से और तुम सही कहाँ से। एग्जैक्टली ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कुछ इसी तरह से जब भी आप मतलब पब्लिक ऐसा होता है सामने वाले का, अगर उसने कोई स्मार्टफोन परचेज़ किया है, रीसेंट की ही बात बताऊंगा थोड़ा सा कम टाइम में, कि मेरे किसी नेबर ने परचेज़ किया था एक स्मार्टफोन, नाम नहीं लूँगा। उस वाले स्मार्टफोन में एक्चुअली 400 सीरीज़ का प्रोसेसर था, एंड आप मानोगे नहीं, उस स्मार्टफोन को वो बंदा 9000 रुपीज़ में परचेज़ करके लाया था। तो ओके एंड आप मानोगे नहीं, मैंने 2 दिन पहले ही उसको एक ऐसा स्मार्टफोन सजेस्ट किया था, उसका भी मैं नाम नहीं लूँगा, जिसमें कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज था, एंड उसमें 600 सीरीज़ का प्रोसेसर था। जबकि वो जो स्मार्टफोन परचेस करके लाया था वो 2 GB रैम एंड 16 GB इंटरनल स्टोरेज वाला था। राइट, फिर तो भी इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है उत्कर्ष जी, बिकॉज द रीज़न इज़ दैट कि मैंने बोला ना, मैं किसी को ऑफेंस फील नहीं कराना चाहता हूँ, बट रियलिटी यही है कि अगर आप किसी बेवकूफ़ को जाके बेवकूफ़ बोलिएगा तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। अगर किसी इंटेलिजेंट को आप बेवकूफ़ बोलेगा तो सोचेगा कि भाई मुझे बेवकूफ़ क्यों बोला, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली वो फिगर आउट करने का कोशिश करेगा कि या तो सामने वाले में फॉल्ट है या तो मेरे वाले में फॉल्ट है। लेकिन
बेवकूफ़ होते हैं वो कम्प्लीटली आपके ऊपर ही फॉल्ट निकालेंगे कि गलती तो आप ही में है, मेरे में तो नहीं है। तो ये मैटर करता है, बट नो ऑफेंस फॉर दिस, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। ओके, सो एज इन अ चैनल इस वाले पॉडकास्ट को एंड करने का टाइम बहुत नज़दीक है। अब हम चलते हैं थोड़े से इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे, जो कि है रिलेटेड टू यूट्यूब अर्निंग्स। अब काफ़ी सारे लोग तो मना कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके चैनल का अर्निंग अगर आप बताओगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? एंड अगर अर्निंग बता पाओ तो यार बता भी दो ऑडियंस को, क्या पता कुछ लोग इसी के लिए आए हों। देखिए, सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि मैंने तो अपने पूरे करियर में अभी तक मैंने यूट्यूब का कहीं पर भी ये नहीं पढ़ा है कि आपने मतलब मोनेटाइजेशन अगर आपका चैनल है और आप अपना अर्निंग रिवील करते हैं तो विल टेक एन एक्शन, ये कहीं पर भी रिटर्न में नहीं है। लेकिन अगर प्रोफेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं एक कंपनी में भी काम करता हूँ, तो इस केस में क्या होता है कि सैलरी बताना मना होता है कि आप सैलरी बता नहीं सकते हैं, किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हर लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको सैलरी देती है कंपनीज़। तो वैसे ही यूट्यूब पे आप कितने पुराने हैं, आपका कंटेंट किस तरह का है, उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट्स चलते हैं और उसके हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होते हैं। काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पर लाखों में व्यूज़ आते हैं, लेकिन रेवेन्यू उस लेवल का नहीं आता है। तो अगर रेवेन्यू की मैं बात करूँ तो इस बात पे मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि हाँ, मैं हर महीने लगभग नहीं भी तो OnePlus Nord से 5,000 कम प्राइस आप रख सकते हो, उतना के आसपास मैं निकाल लेता हूँ। ओके, क्योंकि घुमा के बोलना होगा, बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ है कि वो कहते हैं ना कि भूत आपने देखा है तो भूत किसी ने नहीं देखा है, बट शायद भूत दिख जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वैसा ही है कि मोनेटाइजेशन के ऊपर बोलना है या नहीं बोलना है, वो श्योरिटी अभी तक किसी के साथ हुआ नहीं है कि बोलने पर क्या इम्पैक्ट करती है यूट्यूब। बट हाँ, सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो उसको लेके ही चलते हैं अपने। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव था, मतलब इस मूव को तो मैं अप्रिशिएट करूँगा। और आगे जब भी अगर मौका लगा इस वाले वीडियो के हाइलाइट्स बताने का, तो ये वाला हाइलाइट मैं सबसे पहले रखूँगा। श्योर, थैंक यू। ऑडियंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करती है और काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे तो रिएक्ट करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सो इस वाले पॉडकास्ट को एंड करने का टाइम आ रहा है। अब मैं आपसे फाइनल एंड फुल एंड फाइनल आपका रिव्यू चाहता हूँ फॉर गो गॉसिपी। ये मैं ऑडियंस के लिए नहीं है, मैं मेरे लिए चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो आप मुझे छोटे सिंपल वर्ड्स में ये बताओ कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा एंड आप क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू सो मच उत्कर्ष कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे बुलाया। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया कि मैं आपके व्यूअर्स के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं। और शायद फ्यूचर में मैं चाहूँगा कि आपके साथ फिर से आऊँ, आपके साथ कुछ और वीडियोस करने के लिए। बट आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सही काम कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत कम लोग करते हैं। तो आप इस पर फोकस्ड होकर के चलिए आगे, बहुत ही तगड़ा काम कर रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपका जो एनर्जी लेवल है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि नहीं, एनर्जी लेवल आपका काफ़ी बढ़िया है और इसको आप कैरी ऑन करते रहिए, रुकिएगा मत, क्योंकि मैं यही मानता हूँ रुकना मना है। जब तक आपके हाथ और पैर सलामत हैं, भागते रहिए, भागते रहिए, क्योंकि ये इंसान की जो शरीर है ये मिट्टी से बना है, ये कब ख़त्म हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बात का कि आप अपने लाइफ में रिग्रेट ना करें कि मैंने ये कोशिश नहीं की। तो आपकी कोशिश अच्छी है और इस कोशिश को जारी रखिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपना बेस्ट देते रहिए आप। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा स्वीट एंड सिंपल रिव्यू सर ने दिया। तो एंड करते हैं इस वाले पॉडकास्ट को। एंड मेरा सिग्नेचर डायलॉग, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आज के बाद मिलेंगे तो मज़ा आएगा, देखते रहना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय एडकॉम, जो कि बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे काफ़ी अच्छे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। अगर आप परचेस करेंगे इनका वायर्ड हेडफोन एंड द वायरलेस माउस फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आपको देखने मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट। तो किस बात का वेट कर रहे हैं, जाइए और परचेस कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। एडकॉम, अफोर्डेबल एवरीडे।